साथियों नमस्कार। फ्रांस की जो क्रांति है उसके हम कई कारणों पर चर्चा कर रहे थे। आज हम फ्रांस की क्रांति में जिस कारण की चर्चा करेंगे वो आर्थिक कारण है। मैं बताता चलूं कि आर्थिक शक्ति एक ऐसी चीज होती है जिस पर पूरा विश्व जो है वो टिका हुआ है। तो अगर केंद्र बिंदु में पैसा ना होता तो बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां एक प्रकार से नहीं होती। क्रांतियों के लिए, अर्थ के लिए कई प्रकार की क्रांतियां हुई हैं। भारतीय इतिहास में एक मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, उनका नाम है डॉक्टर डी डी कौशाम्बी। डॉक्टर डी डी कौशाम्बी किसी भी क्रांति को होने में आर्थिक गतिविधियों को ही देखते हैं। और मैं आपको बताता चलूं, जब हम फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे तो आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं फ्रांस की क्रांति के, उसमें जैसे राज्य क्रांति की जब हम कारण पढ़ते हैं तो उसमें क्रांति के कई कारण आते हैं। उसमें दार्शनिकों का पक्ष होता है जिसको हम बौद्धिकता के संदर्भ में ले लेते हैं, और सामाजिक स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति होती है। तो आज हम आर्थिक स्थिति के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आर्थिक स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ पर निम्न वर्ग पिसता है उच्च वर्ग के एवज में, तो निम्न वर्ग उद्वेलित होकर के आंदोलन को करेगा या उठाएगा। ऐसी कई प्रकार की संस्कृतियों में, सभ्यताओं में आर्थिक गतिविधियों ने एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य किया है। उस पर हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम एक अवलोकन के तौर पर हम उसको ले रहे हैं कि आर्थिक गतिविधि किसी भी समाज के लिए, किसी भी व्यवसाय, किसी भी सभ्यता के लिए क्रांति में, उसके उत्थान में, पतन में बहुत अहम रोल अदा करती है। यद्यपि फ्रांस की क्रांति में बहुत सारे कारण हैं, लेकिन फ्रांस की क्रांति में जो ये आर्थिक गतिविधियों का योगदान है वो बहुत ज़्यादा रहा है। तो फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण हम चलिए शुरू करते हैं। उसमें हम आज आर्थिक कारण पढ़ते हैं। राज्य की क्रांति मारकर हमने गलत उठा लिया। राज्य क्रांति के कारण तो 1789 का जो ये क्रांति है, इसमें आज हम आर्थिक कारण पढ़ेंगे। आर्थिक कारण पढ़ने से पूर्व हम आपको बताएं कि फ्रांस में जो 1789 की क्रांति है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण, ये जो आर्थिक कारण में हम आज चर्चा करेंगे, उसमें कई बिंदु हैं। एक तो दोषपूर्ण अर्थ विभाजन है, दोषपूर्ण कर व्यवस्था है, ऋण का भार पूरे फ्रांस के समाज पर पड़ा हुआ है, राजकोष पर पड़ा हुआ है, और व्यापार की दशा अच्छी नहीं है। तो अगर फ्रांस की जो 1789 की क्रांति है, अगर वो व्यवस्था, अगर राजा के समक्ष एक भयंकर आर्थिक संकट उत्पन्न नहीं हुआ होता, यहीं से शुरू करेंगे आज के इस चैप्टर को हम, कि अगर राजा के समक्ष एक भयंकर संकट उत्पन्न नहीं हुआ होता तो हो सकता था कि कुछ दिन और उसी व्यवस्था से राजा चलता। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको यहीं से लिखना है कि अगर राजा के समक्ष एक भयंकर आर्थिक संकट नहीं आया होता तो हो सकता है वो कुछ दिन उसी व्यवस्था से वो चलता। राजा के समक्ष अगर भयंकर आर्थिक संकट नहीं आया होता तो हो सकता था कि राजा उसी पुरातन व्यवस्था पर कुछ दिन चलता, लेकिन समस्या ये है कि आर्थिक जो स्थिति है, वो आर्थिक जो संकट है, ये इतना गंभीर पड़ा कि राजा अपनी उस पुरातन व्यवस्था को बहुत लॉन्ग टर्म पर नहीं खींच सकता था। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है कि फ्रांस की जो क्रांति है, अभी हम एक क्रांति की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। आर्थिक क्रांति जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी हम पृष्ठभूमि देख रहे हैं, ना कि हम बिंदुवार
किसी विषय पर भी चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, ये जो बिंदु हैं वो आगे के इस लेक्चर में हम लेंगे उन बिंदुओं को, लेकिन इन बिंदुओं को जानने से पहले हम ये ध्यान दें कि आर्थिक कार्य जो हो रहा है, राजा के समक्ष अगर भयंकर आर्थिक संकट नहीं आया होता तो हो सकता है कि 1789 की क्रांति उस समय थोड़ा सा एक्सटेंड होकर के आगे चली गई होती, लेकिन नहीं, भयंकर आर्थिक संकट आया और उसी व्यवस्था से राजा चलता जिस व्यवस्था से राजा चल रहा था। लुई 16वें ने प्रयास किया कि जो ये आर्थिक संकट है इसको थोड़ा सा खत्म किया जाए, लेकिन उसमें सफलता नहीं हुई। उसने स्टेट जनरल की बैठक बुलवाई, भाई दूर किया जाए। जैसे इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये क्लास होता तो हम आपसे कह सकते थे कि हम जो भूल रहे हैं इसको यहाँ पे हमको याद दिलवाइएगा, लेकिन ये क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन मोड पे क्लास जा रही है, तो और भी बेहतर होता अगर हम ऑफलाइन मोड पर होते तो कई सारी बिंदुओं को लेकर के यहाँ पे चलते। लेकिन लुई 16वें ने स्टेट की जो बैठक बुलाई है, वो स्टेट की बैठक जो जनरल बुलाई गई उसमें किसी खास बिंदु पर चर्चा नहीं हो पाई और ये एक प्रकार से असफल ही रहा, इसका कोई परिणाम निकल करके नहीं आया। फ्रांस के राजाओं की फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा थी और लुई 14वें ने लगातार युद्धों में व्यस्त रहा। 15वें भी उसी टाइप का आदमी था। वो एक स्टेटमेंट देता है, मैं आपको बताऊं कि हमारे बाद प्रलय आएगा, और प्रलय आता भी है। इससे फ्रांस की बहुत क्षति होती है। लुई 15वें जो है वो पोलैंड, एक देश है, बहुत छोटा सा देश है पोलैंड, उसका उत्तराधिकार का युद्ध था। उसमें पोलैंड एक उत्तराधिकार उसका युद्ध था। तो लुई 15वें जो महाराज हैं, इन्होंने क्या किया, उत्तराधिकार युद्ध इसमें टांग अड़ाया, मतलब इसमें बढ़िया ढंग से पार्टिसिपेट किया। अब जब किसी इवेंट में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा तो आपकी ऊर्जा तो जरूर जाएगी, आपका समय जरूर जाएगा। तो इनका क्या था, खूब पैसा इसमें गया, फ्रांस का आर्थिक क्षति इसमें खूब हुई। उसके बाद यही नहीं रुका, आगे मामला गया ऑस्ट्रिया का। ठीक है, आर्थिक कारण देखिएगा, युद्ध पैसों के ही बल पर लड़े जाते हैं, सैनिकों को पैसा चाहिए, बगैर पैसे के सैनिक काम नहीं करते हैं। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की इसमें है ये पॉइंट, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध इसमें हुआ। और इसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध हुए, अगला पॉइंट है इसमें, सप्तवर्षीय युद्ध हुए। आर्थिक कारण को जानने से पूर्व हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रांस की जो क्रांति है, राजा के समक्ष जो भयंकर आर्थिक संकट नहीं आया होता तो हो सकता है कि क्रांति कुछ दिन तक और चलती, ये व्यवस्था कुछ दिन तक और चलती, राजा उसी पुरातन व्यवस्था में कुछ दिन तक जीता। लेकिन जब ये तमाम प्रकार के संकट आए, पैसा खत्म हुआ, लुई 15वें है, पोलैंड का उत्तराधिकार युद्ध हुआ है, लुई 16वें है, स्टेट जनरल की बैठक बुला रहे हैं इस संकट से निपटने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। पोलैंड का उत्तराधिकार का युद्ध है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध है, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ है। अब जहां पर युद्ध हैं, आपको समझना होगा इसमें, जहां पर युद्ध लड़े जाते हैं वहां पर सबसे मूल बिंदु में आता है पैसा, और पैसा बहुत खर्चा हुआ, और जब पैसा बहुत खर्चा हुआ तो फ्रांस कर्ज के तले दब के रह गया। आगे हम सारे शीर्षक में इन सारे बिंदुओं को लेंगे, ये एक समरी है, आप इसको समझ लीजिए अच्छे ढंग से, आगे आपका और इसको समझने में थोड़ा सा बेहतर लगेगा। अब हम पॉइंट पे चर्चा करेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत आपको मैं एक चीज और भी बताऊं, एक ट्रिक है किसी चीज को समझने का। हम अपने माइंड में डायग्राम बनाएं सोते वक्त कि आज हमने अगर फ्रांस की राज्य क्रांति पढ़ी है तो पहला क्रांति जो हमने बताया है, यानी हमारे मुख से आप जो सुन रहे हैं, उन क्रांतियों में क्या क्या बिंदु हैं, जिन बिंदुओं को लेकर के हम आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमारा आप चेहरा देख रहे हैं तो चेहरा देख करके हमारे बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लुई 15वां, लुई 16वां, इसमें लुई 15वां लीजिए, लुई 16वां लीजिए, आर्थिक ले लीजिए कि 1789 का क्रांति किस कारण से ऐसे हो रही है। तो इन सारे बिंदुओं को, मेन बिंदुओं को एक
कोई अगर क्रांति आप पढ़ रहे हैं तो उससे कम से कम 10 ऐसी कीवर्ड पकड़ के रख लीजिए। हमारे कहने का मतलब उसमें कीवर्ड आप पकड़ लीजिए, उस कीवर्ड को आप पकड़ लेंगे तो उसी से आपका पूरा उत्तर लिखवा जाएगा। और ऐसे पूरा याद करके हूबहू लिखना थोड़ा सा असंभव है, लेकिन करने वाले कर देते हैं। असंभव उनके लिए कुछ नहीं होता है, उनकी डिक्शनरी में कुछ होता ही नहीं है असंभव टाइप का शब्द, जो मेहनती लोग होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज फ्रांस की राज्य क्रांति के। तो पहला हम पॉइंट देखते हैं, दोषपूर्ण कर विभाजन। दोषपूर्ण कर विभाजन, दोषपूर्ण कर विभाजन। ये दोषपूर्ण कर विभाजन क्या है? जो टैक्स होते हैं वो इनका विभाजन कैसे कर दिया गया है? तो फ्रांस के अमूमन उस समाज में दो टाइप के लोग रह रहे हैं, दो प्रकार के। एक है धनी और एक है दरिद्र। दरिद्र जिनके पास पैसा नहीं है, और एक है धनी वर्ग। तो दोषपूर्ण कर विभाजन फ्रांस की क्रांति का एक कारण है। फ्रांस की क्रांति में दो प्रकार के लोग हैं, एक धनी लोग रह रहे हैं और एक दरिद्र लोग रह रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी व्यवस्था ये आती है, आपको मैं बताऊं, एक मिनट। तो ये थोड़ा सा व्यवधान आ गया था बीच में, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दोषपूर्ण कर व्यवस्था में दो प्रकार के कर हैं, एक धनी है, एक दरिद्र है। चूंकि मैं अकेले इस वीडियो को करता हूं तो कैमरा की स्थिति जो होती है, जब कभी स्टैंड इधर उधर होता है तो हमको जाना पड़ता है उसके साइड। तो दोषपूर्ण कर विभाजन जो है, तो दो प्रकार के जो लोग हैं इसमें धनी हैं और दरिद्र हैं। और सबसे बड़ी बात जो फ्रांसीसी समाज में हम आपको बताएं वो ये है कि भूमि पर जैसे टैक्स वसूलने की बात की जाती है, टैक्स कौन वसूलेगा? तो राजा टैक्स वसूलने का अधिकार उसी को देता था, राज्य उसी को देता था जो सबसे ज्यादा पैसा उगाह करके दे। उगाहने का कार्य, एक शब्द है उगाहना। उगाहना मतलब वसूली करना। राज्य किसको टैक्स वसूलने का अधिकार देगा? राज्य उसी को टैक्स वसूलने का अधिकार देगा जो सबसे ज्यादा पैसा ले सकता है। और इसमें क्या होता था कि जैसे आगे चल करके एक आप जागीरदारी व्यवस्था पढ़ेंगे और ये खत्म भी की जाएगी, फ्रांसीसी क्रांति में जागीरदारी व्यवस्था खत्म भी की जाएगी। तो इसमें क्या होता था, जैसे राज्य है, राज्य के पास जो भूमि का टुकड़ा है, अब एक्स वाई जेड ये तीन लोग हैं। हाँ, किसी ने कहा हम तुमको 100 रुपये, तो किसी ने कहा हम तुमको 70 रुपये देंगे, इन्होंने कहा हम तुमको 75 देंगे, इन्होंने कहा हम तुमको 90 देंगे। अब राजा क्या करेगा, राज्य क्या करेगा कि इस 90 रुपए वालों को टैक्स वसूलने का कार्य दे दिया जाएगा। ध्यान समझना इस चीज को, जेड वाला टैक्स ले लेगा। अब ये क्या करेगा, ये इस पूरे सिस्टम को कैप्चर करेगा। जहां पर भूमि का आवंटन किया गया है, जिस क्षेत्र में, जैसे हम अधिया पे खेती देते हैं गांव में, तो जहां पे दिया जाएगा, अब अधिया पे खेती करने वाले लोग कुछ चोरी भी करते हैं, तो ये जो इन महाराज को मिला उगाने के लिए टैक्स, तो ये क्या होगा, ये 90 रुपए के बजाय जो 90 रुपए वसूल रहे हैं, तो 90 तो एक नियम बन गया कि 90, अब राज्य जान रहा है कि 90 रुपए आ रहा है, हो सकता है 96 रुपए तक भी वसूल कर ले अगले आदमी को प्रताड़ित करके। तो ये जो 6 रुपए है 90 के बाद, ये अपने ऐशो आराम में ले सकते हैं जागीरदार जो। तो ये सबसे बड़ा दोष होता है इन सब सिस्टमों का कि राज्य ने भाई आवंटन तो कर दिया, अब जो वसूल रहा है गांव में जाकर के वो जुर्म ढाएगा, जबरदस्ती वसूल कर लेगा, क्योंकि ये मजबूत वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला है। ऐसे नहीं राज्य इसको दे दे रहा है गारंटी कि आप लेके जाकर के टैक्स वसूल लो। और ये सबसे बड़ी व्यवस्था है, सबसे बड़ी दिक्कत है तो यहाँ का। और उच्च वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार था। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि सबसे ये जो ये मेन पॉइंट है, ये दोषपूर्ण कर विभाजन, ये इसका हमको लगता है पहला मैंने डाला है, शायद सेकंड पॉइंट होगा इसका, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये जो पॉइंट है मैंने आपको बताया, ये पहले वाले पॉइंट में हमको लगता, हाँ ये पहला पॉइंट, ये दोषपूर्ण जब हम
क्या कहते हैं उसको, अर्थ विभाजन पढ़ेंगे तो उसमें ये वाला आएगा। ये जो बिंदु मैं बता रहा हूं कि धनी और दरिद्र मान करके, कि इसमें मैंने इसलिए लिया कि आपको थोड़ा सा सरलता से समझ में आ जाए कि जो सबसे ज्यादा राजा को धन देगा, अर्थ कर विभाजन में मैंने इसलिए बताया कि ये पहला सिस्टम आपको ये सेकंड बिंदु है आपके चैप्टर में, लेकिन मैंने इसको पहले पर इसलिए रखा है कि ये पूरा सिस्टम पहले आप समझ जाएं, फिर आप उस आर्थिक गतिविधि को समझेंगे कि किस प्रकार से समस्या है। तो जो सबसे ज्यादा धन राजा को देगा, जो सबसे ज्यादा राजा को धन देगा, राज्य क्या करेगा, टैक्स भूमि पर वही वसूल करेगा। यहां पे लिखिएगा, जो सबसे ज्यादा राजा को टैक्स देगा वही भूमि से लगान वसूल करेगा। इसको सेकंड कर लीजिए, आप छोड़ दीजिए, ये दो प्रकार के लोग उसको हटा दीजिए, नहीं तो आप हो सकता है कि आपको दिक्कत ही हो। यहीं से ध्यान से देख लीजिएगा, तो उसको कर विभाजन से पहला, इसको दूसरा पॉइंट मान लीजिएगा। पहले पॉइंट में मैं आ रहा हूं कि जो यहां से शुरू कर दीजिएगा, जो सबसे ज्यादा राजा को टैक्स देगा वही भूमि से लगान वसूल करेगा। क्षमा चाहते हैं दोबारा से वीडियो लंबा चला जा रहा है। तो टैक्स के लिए मैंने बताया XYZ 3 लोग हैं, इन्होंने 70, इन्होंने 75, इन्होंने 90 बोली लगाई जाती थी कि इसकी कितनी ये बाजार है, कितना तुम दे सकते हो। तो जो सबसे ज्यादा टैक्स देने के लिए तैयार होता था राजा को, राजा उस भूमि का अधिकार उसको दे देता था। अब जब जागीरदार उस भूमि को अधिग्रहण कर लेंगे तो राजा को तो देंगे ही देंगे, स्वयं अपने जेब में ये ज्यादा पैसा रखेंगे, इनकी जेब में पैसा ज्यादा जाएगा। ध्यान समझना इस चीज को, ये बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये अपने जेब में ज्यादा पैसा रखेंगे, ठीक है, और अपने जेब में पैसा ज्यादा रखने के चक्कर में ये जो किसान हैं वहां पे उनसे टैक्स ज्यादा लेंगे। भाई हम किसी को रुपया क्यों ज्यादा कैसे दे सकते हैं खुश करने के लिए, तो हम हमारे जो भूमि का अधिग्रहण है हमारे पास बना रहे, लाइसेंस हमारे पास ही बना रहे, हम क्या करेंगे, हम किसान से जबरदस्ती टैक्स वसूलेंगे, अपने पास ज्यादा रखेंगे, राजा को भी इसकी कामों का खबर नहीं रहेगी। इस टाइप की व्यवस्था उस समय समाज में होती थी। लुई 15वें के समय मैं आपको बताऊं कि किसानों का गांव से संबंध सिर्फ इतना ही होता था। लुई 15वें के समय गांव से सिर्फ संबंध इतना ही होता था कि वहां पे आपसे कर वसूल लिया जाए। आगे लिखिएगा कि लुई 15वें के समय में गांव से संबंध सिर्फ संपर्क या संबंध इतना ही होता था कि गांव से रिश्ता सिर्फ इतना ही है कि टैक्स वसूल करके आप वहां से आप निकल चलो। ये सबसे बड़ी कमी होती है किसी भी व्यवस्था में। हम जब चाणक्य को पढ़ते हैं तो चाणक्य क्या कॉन्सेप्ट देता है, चाणक्य कहता है प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजा नाम तु दुखे दुखम। जहां पर राजा का सुख है, प्रजा का सुख है, वहां पर जहां पर प्रजा का सुख है वहां राजा का सुख है, जहां पर प्रजा का दुख है वहां राजा का दुख है। ऐसा कोई भी हित या कोई भी अच्छी चीज राजा के लिए सही नहीं हो सकती जो प्रजा के लिए नुकसान है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बोली लगाई जा रही है, राजा भूमि का आवंटन उन जागीरदारों को करेगा। मैंने XYZ लगा करके समझाया है आपको कि जो राजा को सबसे ज्यादा पैसा या माल निकाल करके देंगे, तो जो सबसे ज्यादा राजा को टैक्स देगा वही भूमि से लगान वसूल करेगा। लुई 15वें के समय में इस प्रकार की कर प्रणाली आ गई थी कि गांव से संबंध उतना ही था जितना हम टैक्स वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और एक इसमें पॉइंट और है कि अकाल जो होता है, किसी भी व्यवस्था में अकाल तो पड़ेगा ही। अकाल पड़ने पर राज्य एकदम शांत रहता था। इसको हम मिटाते हैं। अकाल पड़ने पर राज्य का कोई विशेष लगाव नहीं रहता था।
ये एकदम समझ लीजिए एक शांत अवस्था में रहते थे ना, शिथिल कह सकते हैं, एकदम शिथिल। किसी प्रकार को इनको टेंशन ही नहीं रहती थी, अकाल पड़े, किसान मरे या जिए, उससे कोई मतलब ही है ही नहीं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छी चीज हमको याद आई कि हमारे यहाँ जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है, खेत पानी में डूब जाते हैं, जैसे धान की फसल होती है ना, धान की फसल होती है, खेत जब डूब जाता है पूरा पूरा, या हमारे यहाँ जैसे चिनूक हो गया, इस टाइप का कोई साइक्लोन आता है, तो जो तटवर्ती इलाके होते हैं उन किसानों को जब उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो सरकार क्या देता है, सरकार उनका शुल्क देता है, शुल्क भरपाई करने के लिए पैसा देता है कि भैया आपने इतनी मेहनत से काजू या केले या किसी की फसल आपने उगाई थी, आपकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, तो हम क्या देंगे, आपको ऋण देंगे, ठीक है, ऋण देंगे। तो इस प्रकार की फ्रांस में कोई व्यवस्था नहीं थी, फ्रांस में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, आप छांट करके लिख लीजिएगा, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, किसान मरे या जिए उनको ऋण नहीं दिया जाएगा। और एक बात बताऊं, ऋण वहां किसको दिया जाता था, ऋण जो राजा के चाटुकार लोग होते थे उनको दिया जाता था, हाँ, उनको ऋण लेकर के उनको पेंशन दिया जाता था, सॉरी मैं गलत बोल गया, कि ऋण लेकर के उनको पेंशन दिया जाता था, जो राजा के खास लोग थे। किसानों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था फ्रांस की क्रांति में नहीं थी। जब फ्रांस की क्रांति में अकाल पड़ा, भूखमरी फैली, किसानों के बारे में सोचने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा कि कृषि व्यवस्था पतन की तरफ जाएगी, यानी कृषि व्यवस्था अवनति की तरफ चला जाएगी, कृषि व्यवस्था की अवनति हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे ढंग से मैंने कोशिश की है इसको समझाने की, आपको अच्छे ढंग से समझ में भी आया होगा। अकाल पड़ने पर राज्य का ये दोषपूर्ण कर विभाजन है, अकाल पड़ने पर राज्य का कोई लगाव नहीं रहता था किसानों के साथ, और एकदम शिथिल होकर के बैठते थे। मैंने कुछ उदाहरण भी आपको दिए हैं वर्तमान के संदर्भ में। फ्रांस में इस प्रकार की कोई भी ऋण की व्यवस्था नहीं थी, जो ऋण की व्यवस्था थी, राजा के चाटुकार लोगों को ऋण लेकर के राजा पेंशन उनको देता था खुश करने के लिए। और जब इस प्रकार की कोई व्यवस्था किसी समाज में नहीं रहेगी तो कृषि की व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से लैप्स कर जाएगी। जो भी शख्स हमारा वीडियो देख रहे हैं कृपया पढ़ाई पर ध्यान देंगे। बहुत मेहनत से वीडियो तैयार होता है। आज के लिए बस इतना ही नहीं कहेंगे, अब सेकंड पॉइंट पे चर्चा करते हैं, जो आपकी किताब में फर्स्ट पॉइंट दिया गया है। तो प्रथम जो पॉइंट है वो यह है कि दोषपूर्ण अर्थ विभाजन, दोषपूर्ण अर्थ विभाजन, दोषपूर्ण अर्थ विभाजन। अब यहाँ पर हम देखेंगे पूरा अर्थ जो विभाजन है वो बहुत फ्रांस के समाज में सही नहीं है। यहाँ पे दो वर्ग हैं, एक धनी वर्ग और एक जो मैंने चर्चा किया था एक दरिद्र वर्ग, एक दरिद्र वर्ग है फ्रांस के समाज में, ठीक है ना। तो उच्च वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार दिया गया है, समझिएगा, उच्च वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार दिया गया है, विशेषाधिकार दिया गया है। हाँ, विशेषाधिकार क्या है कि ये कर से मुक्त हैं, कर से मुक्त हैं, इनको क्या विशेषाधिकार है। दोषपूर्ण अर्थ विभाजन में उच्च वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार दिया गया है, ये कर से मुक्त है, इनको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इस समय पड़ने पर राजा को युद्ध में
मदद करते थे। ठीक है, इनका यही काम है। और मलाई खाते थे खूब बढ़िया ढंग से। राज्य को, ये राजा को मदद करते थे। और जैसे इसमें जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में है चर्च। अब चर्च का क्या काम है? पूजा पाठ, यानी धार्मिक कर्तव्य। धार्मिक कर्तव्य चर्च कभी भी इसका निर्वहन नहीं करता था सही ढंग से। आप ध्यान दीजिएगा, अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा ले चलूंगा आपको। चर्च पूजा पाठ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि इसका धार्मिक कर्तव्य है उसका वो सही से निर्वहन नहीं कर रहा है। ठीक है ना। और पैसों पर पैसा इतना ज्यादा है कि लोग भोग विलास में डूब गए हैं। अगला पॉइंट है, भोग विलास कर रहे हैं बड़े बड़े महलों में रह करके। और गांव के परिश्रमी लोग एकदम परिश्रम से थक गए हैं। अब इसका क्या पड़ेगा असर? ये पूरा ये दोनों चीज जाएगा यार दार्शनिक के दिमाग में। ओहो, दार्शनिकों के पक्ष में जाएगा कि कितने विचित्र ढंग से ये फ्रांस की व्यवस्था चल रही है। तो इस पर दार्शनिक पक्ष जाएगा। तो लेखक इसका चित्रण करेंगे। लेखक अपने लेखन से समाज का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करेंगे। और जब इस तरफ ध्यान गया तो लोगों के मन में एक प्रकार की हिंसा पनपी और लोगों ने क्रांति का मार्ग चुना। आपको यहां तक समझ में आया होगा। और आपको ये भी समझना है कि इसको हम रिलीज करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। इसमें एक दो चीजों के बारे में और छूट रहे हैं। जो फ्रांसीसी समाज है, आप ध्यान दीजिएगा, ये सामंती समाज है। सामंती टाइप के लोग इसमें रह रहे हैं। ठीक है, सामंती टाइप के लोग रह रहे हैं। ये सामंती टाइप के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कहाँ? सामंती ढांचा है यहाँ पे। जो परिश्रम कर रहा है, इसके पहले लिख सकते हो या इसके बाद में लिख सकते हो। जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, परिश्रम करके मर रहे हैं। ठीक है, परिश्रम करके मरे जा रहे हैं, परिश्रम करके ये मर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें दिक्कत है कि राज्य, चर्च और जागीरदार, राज्य, चर्च और जागीरदार, इनके परिश्रम का 80% तक का लाभ या रुपया इनके पास है। सोचिए आप, कितने शर्म की बात है किसी भी समाज में कि परिश्रम जो मजदूर कर रहे हैं उसके श्रम का 80% तक का पैसा राज्य, चर्च और जागीरदार के पास है। दोषपूर्ण अर्थ विभाजन, समझ लीजिए इस बात को कि दोषपूर्ण अर्थ विभाजन यही है। परिश्रम कौन कर रहा है? मजदूर कर रहा है। 80% पैसा किसके पास है? राज्य। अब समझ में आ गया ना कि दोषपूर्ण अर्थ विभाजन कैसे किया गया है। अर्थ का मतलब ही होता है पैसा। अर्थ का मतलब ही होता है पैसा। ठीक है, कहते ना कोनो अर्थ के ना है, तू बगैर कोनो अर्थ का ना आया, मतलब कोनो बगैर कार्य का ना आया। अर्थ का मतलब ही होता है वित्त, यानी पैसा। तो ये जो सामंती ढांचा है, यहाँ का सामंती ढांचा है, वे सामंती ढांचा जहाँ होता है ना, बहुत उसका परिणाम बहुत अलग आता है। गुप्त साम्राज्य जो हमारे यहाँ का है, गुप्त साम्राज्य, उसके पतन में, उसका जो पतन हुआ, जो खत्म हुआ गुप्त साम्राज्य, उसमें सामंतों का ही योगदान है। उसमें सामंतों का ही योगदान है। किसमें? गुप्त काल के पतन में। और जो सामंती ढांचा इसमें है, अब सामंती ढांचा जो फ्रांस का है, इसको छोड़ दीजिएगा। इसमें मध्यम वर्ग, भाई यहीं पे ध्यान दीजिएगा, एक तो उच्च वर्ग होगा और एक निम्न वर्ग होगा। बीच में क्या होगा? मध्यम वर्ग होगा। जो निम्न वर्ग में छोटे छोटे कारखाने, जो संघ कार्य कर रहे हैं, उस संघ का लीड यहाँ कौन करेगा? जो मध्यम वर्ग यहाँ पे करेगा। इस चीज को समझना ध्यान से कि मध्यम वर्ग जो यहाँ बीच का है, वो निम्न वर्ग को लीड करेगा आगे चल करके और क्रांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। किसी भी समाज में क्रांति जो होती है वो मध्यम वर्ग करता है। किसी में डॉक्टर, इंजीनियर सब आते हैं मध्यम वर्ग में।
डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, ये सब किस वर्ग में आते हैं? ये सब मध्यम वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो सामंती ढांचा है कहाँ का? फ्रांस के समाज का। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो आर्थिक शक्ति है वो मध्यम वर्ग के पास आ रही है। छोटे छोटे संघ हैं जिन पर अधिकार मध्यम वर्ग का था। इसको लिख लीजिएगा, छोटे छोटे संघ थे उन पर अधिकार मध्यम वर्ग का था। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, उसको आप लिख लीजिएगा। अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। व्यापार की दशा। व्यापार की दशा। व्यापार बहुत अहम रोल अदा करता है क्योंकि अर्थ जो है व्यापार के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। जब भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो उसमें अभी आपको सिल्क रूट हम बताएंगे। सिल्क रूट जिसको रेशम मार्ग कहा जाता है, इस पे हम चर्चा करेंगे अभी जब हम आपको आगे के चैप्टर पर ले चलेंगे। आप लोग एकदम तन्मयता के साथ, आनंद के साथ एंजॉय करिए। छोटे छोटे प्रश्नों को आप मत गलत करिएगा, बाकी नंबर तो मिलेगा। मेहनत करेंगे तो। व्यापार की दशा है सिल्क रूट, इसको हम आगे चालू करेंगे। व्यापार की दशा में अगर हम बात करें तो व्यापार प्रणाली समाज में, फ्रांस के समाज में बहुत अलग टाइप से है, बहुत अलग प्रकार से हमको देखने को मिलती है। मतलब व्यापार प्रणाली भिन्न है। इसका क्या मतलब है? व्यापार प्रणाली भिन्न है, इसका क्या मतलब है? फ्रांस के समाज में व्यापारिक प्रणाली जो है भिन्न है। भिन्न से हमारा आशय यह है कि यहाँ नापने तौलने की विधियां अलग हैं। नापने तौलने की विधियां अलग हैं, विधि अलग है। नापने तौलने की विधि अलग है। ठीक है, नापने तौलने की विधि अलग है। व्यापार प्रणाली भिन्न है, नापने तौलने की विधि अलग है। अब जैसे फ्रांस एक छोटा सा देश है यूरोप का, लेकिन उस समय के यूरोप में ये पैसे वाला देश है। उस समय के यूरोप में ये पैसे वाला देश है, इसको ध्यान दीजिएगा। फ्रांस को, फ्रांस ऐसा अरु गैरू नत्तू खैरू टाइप का देश नहीं है। तो जैसे जो व्यापारिक लोग हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, ये व्यापार करने वाले लोग जब अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, दूसरे स्थान पर ले जाते थे, तो इन्हें अलग अलग चुंगी देनी पड़ती थी। इन्हें अलग अलग चुंगी देनी पड़ती थी। कहाँ पे? फ्रांस में। व्यापार प्रणाली भिन्न है। पहला, इसको भिन्न का मतलब अलग है, यानी नापने तौलने की विधियां अलग हैं। ठीक है, एक प्रकार के बाट माप तौल हर जगह मान्य नहीं है। व्यापार, जैसे व्यापारिक सामान लोग लेकर के गए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय अलग अलग टाइप के चुंगी लिए जा रहे हैं। जैसे अगर हम वर्तमान संदर्भ में बात करें, जैसे हम पाकिस्तान से कोई सामान मंगा रहे हैं या हम अफगानिस्तान से कोई मंगा रहे हैं सामान। अफगानिस्तान में एक बंदरगाह है, उसका नाम है चाबहार। ठीक है, तो जैसे हमारा समुद्र से या स्थल मार्ग से हम बांग्लादेश से कोई सामान मंगा रहे हैं या नेपाल से मंगा रहे हैं, तो होता क्या है, तो सीमा शुल्क दिया जाता है। सीमा शुल्क। वर्तमान संदर्भ की हम बात कर रहे हैं। जब आप एक देश से दूसरे देश में जब आप जाते हैं तो उसका सीमा शुल्क देना पड़ता है, चुंगी होती है। तो इस टाइप से जो व्यापारिक सामान को ले जाते थे फ्रांस में, वो हर जगह पर उनको टैक्स देना पड़ता था, अलग अलग चुंगी देनी पड़ती थी। ठीक है, अब जो व्यापारी हैं इनका बचेगा क्या है? अब जैसे प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, इस समय फ्रांस में, ध्यान समझिएगा, इस समय के फ्रांस में मिल मालिक को खूब पैसा मिल रहा है। जो मजदूर वर्ग है वो बहुत परेशान है। जो भी प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है, जब नापने तौलने की विधि अलग है, सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने में अलग अलग चुंगी देनी पड़ती है, तो नुकसान किसका हो रहा है? प्रोडक्ट तो जो मिल मालिक है इनको तो फायदा हुआ,
लेकिन इनको तो फायदा हुआ मिल मालिक को, लेकिन इसमें नुकसान कौन झेल रहा है? वो व्यापारी झेल रहा है। तो व्यापारी क्या इंटरेस्ट लेगा? अब व्यापारी इंटरेस्ट नहीं लेगा। वह क्यों जाएगा फालतू में इस तरफ? व्यापारी इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह हुआ कि ये व्यापारी ने इंटरेस्ट नहीं लिया और आगे चल करके पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो लड़खड़ाने लग गई, उत्पादन कम हो गया। उत्पादन, नुकसान क्या हुआ इसका? व्यापार की दशा का नुकसान ये झेलना पड़ा। नुकसान ये हुआ कि उत्पादन कम पड़ गया। ठीक है, ये व्यापारिक दशा हो गई। आप इसको देख लीजिएगा, कल मेरा भी पेपर है। हम भी थोड़ा सा पढ़ लें। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे, जिसको हम ऋण का भार कह रहे हैं। ऋण का भार, इसको समझना है आपको कि जो फ्रांस का समाज है, आगे मैं बताऊंगा, अभी इसको मत नोट करिएगा जो मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट को मत नोट करिएगा कि यहाँ पे जो राजा आ रहे हैं, एक तो विभिन्न प्रकार के युद्धों में भाग ले रहे हैं। ठीक है, पोलैंड का हो गया, सप्तवर्षीय युद्ध हो गया, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध हो गया, इन सब में ये जा रहे हैं। और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, अमेरिका का जो एक टाइप का मैं आपको बताऊं, अमेरिका का जो स्वतंत्रता का युद्ध हुआ उसमें भी इन्होंने भाग लिया। तो इन सब चीज़ों से इनके ऊपर ऋण का बोझ बहुत ज़्यादा पड़ गया। किस पर? फ्रांस पर। तो फ्रांस जो है कर्ज के तले दब गया। आगे चल करके इतना ऋण हुआ कि 60 करोड़ डॉलर का तो कर्जा हुआ और उस पर 2.5 करोड़ रुपया वो आने लगा, ब्याज हर वर्ष बढ़ने लगा, इतना टैक्स, इतना ब्याज के साथ ही बढ़ने लग गया। तो अब इस समाज में इतना ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और उस समाज की बात आज से इतने 1789 की बात मैं कर रहा हूँ, आज से 240 साल पहले की बात है यहाँ पे हो रही है। तो 240 साल पहले 60 करोड़ डॉलर, तब मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कितना रुपया हो सकता है। ऋण का भार कैसे इनके ऊपर था। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर हम। राज्य और राजा का कोई अलग अलग आय नहीं था। राजा प्लस राज्य का और राज्य का कोई अलग अलग आय का स्रोत नहीं था। आय का स्रोत नहीं था। ठीक है, लेकिन राजा जितना मर्जी उतना कोष से पैसा निकाल के खर्च कर सकता था। और जब राजा निकाल करके खर्च कर सकता है तो बोझ किस पर आ जाएगा? बोझ खजाने पर आ जाएगा। बढ़ा बोझ खजाने पर बढ़ा। और मैं आपको एक बात और बताता हूं कि फ्रांस में उस समय बजट की कोई व्यवस्था नहीं है। बजट की कोई व्यवस्था नहीं है कि जैसे आज हम ना विभिन्न सेक्टर में देखते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें, आज से हम भारत की बात करें तो पूर्वांचल को ध्यान में रख करके किसी के लिए बजट, जैसे इस बार बिहार को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया। जो बिहार आप देख रहे हैं, बिहार के लिए सरकार ने बहुत बजट में पैसा दिया है। तो सरकार विभिन्न क्षेत्र में, जैसे सेवा क्षेत्र हो गया, आप सेक्टर पढ़े होंगे थोड़ा सा, सेवा क्षेत्र हो गया, चिकित्सा का क्षेत्र हो गया, ये भी सेवा क्षेत्र में ही आता है, चिकित्सा। इन सब में सरकार, और रक्षा की जो बात होती है, रक्षा, इसमें सरकार बहुत पैसा
खर्च करती है, शिक्षा के क्षेत्र में पैसा खर्च करती है। तो सबका क्षेत्र बटा हुआ है कि कहाँ किस क्षेत्र में कितना पैसा लगाएगा। वर्तमान समय में विभिन्न, हमारे ही देश में नहीं पूरी दुनिया में इस प्रकार की प्रणाली व्यवस्थित है, किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च किया जाएगा। उस समय राज्य और राजा का कोई आय का स्रोत तो था नहीं। जब आय का स्रोत था नहीं तो राजा खूब पैसा धड़ल्ले से खर्चा करता था, खजाने पर बोझ बढ़ा। बजट की कोई व्यवस्था है ही नहीं फ्रांस के समाज में कि इसको कहीं से कुछ पैसा कहाँ कहाँ खर्च करना है, कोई सुनियोजित तरीका है ही नहीं। लुई 15वें के समय से ही पेंशन मिलने लग गया था। एक राजा है लुई 15 मैंने ऊपर चर्चा किया था। लुई 15वें के समय से पेंशन मिलने लग गया है। किनको? जो इनके चाटुकार टाइप के लोग थे, चाटुकार ना, चाटुकार चाटुकार आप नहीं कहिएगा, या कह सकते हैं कृपा पात्र, ज्यादा सटीक पड़ेगा। जो दिन भर जी हजूरी कर रहे हैं, जी हजूरी, तो इनको क्या होता था, इनको पेंशन मिलता था। लुई 15वें के समय में इनको कृपा पात्र लोगों को पेंशन मिलता था। अब इसी पेंशन से क्या करेंगे ये, इसी पेंशन से ये इनकी खूब बड़ाई करेंगे, राजा की खूब बड़ाई करेंगे। अब जिनको चाटुकार लोगों को पेंशन मिलेगा वो बड़ाई करेंगे। अब जब बड़ाई होती थी राजा फूले नहीं समाता था, तो राजा ने क्या किया, इनको पेंशन देने के लिए, ध्यान समझिएगा, कृपा पात्र लोगों को पेंशन देने के लिए लुई 15वें के समय से ही इनको क्या हुआ, ऋण लिया गया, इनको पेंशन खूब बकायदा मिले। ठीक है। अब जब ऋण लिया गया तो इससे क्या हुआ, भार बढ़ गया, भार पड़ा खजाने पर। ठीक है, ये एक सब मेन पॉइंट है, इनको आप याद कर लेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। आप मोबाइल में भी रिकॉर्ड करके इन सारे पॉइंटों को याद कर सकते हैं। भार पड़ा खजाने पर। अब आगे क्या होगा, आगे अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम हुआ। अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम हुआ। खूब पैसा खर्च हुआ इसमें, फ्रांस का खूब आर्थिक क्षति हुई। ठीक है। उसके बाद कर्ज में डूबा, 60 करोड़ मैंने बताया ही, 60 करोड़ डॉलर कर्ज में है, 2.5 करोड़ रुपए इस पर और अतिरिक्त आ रहा है, ब्याज वगैरह। आप समझिए फ्रांस का समाज जा कहाँ रहा है। और जो उच्च वर्ग के लोग हैं ये टैक्स नहीं देते थे। एक पॉइंट आप इसके पहले कर लीजिएगा, इसके बाद कर लीजिएगा। ये अपमान समझते थे अपना टैक्स देने में। आप पॉइंट करके लिखिएगा, मतलब पॉइंट का मतलब है कि उसमें लिखिएगा कि उच्च वर्ग के लोग टैक्स देने में, अपना कर देने में वो अपमान समझते थे। राष्ट्रीय इन सब सारी चीजों से एक राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया। एक राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया। ठीक है ना। राष्ट्रीय सभा का जब आयोजन हुआ तो इस राष्ट्रीय सभा के आयोजन में तमाम प्रकार के मंत्री, तमाम प्रकार के अच्छे विद्वान इकट्ठा किए गए। ठीक है। इसके पूर्व लुई 16वें ने विभिन्न प्रकार के योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करके इन सारी व्यवस्थाओं को दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही है। राष्ट्रीय सभा ने जो कार्य कुछ दिनों में किए थे, राष्ट्रीय सभा ने जो कार्य कुछ दिनों में किए थे उसको राजा कई सालों में नहीं कर पाया था। आप समझ लीजिए, जो जागीरदारी का संकट इस समय जुड़ा हुआ है, आप टैक्स अधिक ले रहे हैं, गांव से सिर्फ मतलब इतना ही है कि संबंध रख रहे हैं सिर्फ टैक्स के लिए, गांव से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। मैंने आपको बताया लुई 15वें के समय में गांव से मतलब सिर्फ इतना ही है, टैक्स लेना है और बाकी मतलब ही नहीं है। तो जब इतनी व्यवस्था दिक्कत हुई, ऋण के भार में इतना ज्यादा पड़ गया है, ये लोग जबरदस्ती युद्ध में भाग ले रहे हैं, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम में पैसा हुआ, तो ऋण जब आया 60 करोड़ डॉलर का, 60 करोड़ डॉलर, इसमें यहाँ लिख लीजिएगा 60 करोड़ डॉलर। तो जब 60 करोड़ डॉलर पैसा खर्च हुआ तो 2.5 करोड़ ब्याज आया, हर साल बढ़ रहा है, 2.5 करोड़ डॉलर की दर से ब्याज बढ़ रहा है। तो इससे क्या हुआ कि लुई 16वें ने कई प्रकार से मंत्रियों को बुलाया कि दूर किया जाए, लेकिन कोई इसका अर्थ नहीं निकला। फिर राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सभा आई, उसने इन सारे कार्यों को, राजा जो अपने पूरे जीवन भर नहीं कर पाया था, उन सारे कार्यों को राष्ट्रीय सभा बहुत कुछ ही अल्प समय में कर देती है। यानी कर्ज में डूबे फ्रांस का जो
जो पूरा एक प्रकार का खाका था उसको खींचा गया, और जब इसने देखा राष्ट्रीय सभा ने, उसने कहा कि जागीरदारी प्रथा को खत्म करो, जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया। किसने किया? राष्ट्रीय सभा ने किया। जागीरदारी प्रथा खत्म कर दी गई, ठीक है ना। स्टेट जनरल की बैठक बुला ली गई, स्टेट जनरल की बैठक बुला ली गई। अब स्टेट जनरल की जो बैठक बुलाई गई, इसमें कर्ज में जो फ्रांस डूबा है उसके विषय में चर्चा हुई, लेकिन फ्रांस की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और सही नहीं हो पाई, इसलिए तत्कालीन फ्रांस की दुर्दशा ने उस समय क्रांति का एक मार्ग प्रशस्त किया, और उस क्रांति का जो मार्ग प्रशस्त हुआ उसमें फ्रांस की क्रांति हुई। आज मैंने चर्चा किया कि राज्य क्रांति के जो कारण थे, कि जैसे ये कुछ दिन तक क्रांति नहीं हो सकती थी अगर वो राजा उसी पुरातन व्यवस्था के आधार पर चलता। लुई 16वें ने प्रयास किया, स्टेट जनरल की बैठक बुलाई, उसको अभी मैंने बताया, पहले ही पॉइंट में मैंने चर्चा किया था, ठीक है ना। फ्रांस के राजाओं की फिजूल खर्ची है। लुई 14वें लगातार युद्धों में बसता है। लुई 15वां पोलैंड का उत्तराधिकार युद्ध, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, इस प्रकार के राजा भाग ले रहे हैं, फ्रांस की आर्थिक क्षति हो रही है। फिर उसमें मैंने चर्चा किया दोषपूर्ण कर व्यवस्था, जो मैं आपकी किताब में सेकेंड पॉइंट है उसको मैंने पहले पॉइंट में लिया, और मैंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा धन राजा को देगा, टैक्स वसूलने का अधिकार राजा उसी को देता था। राजा को थोड़ा सा ज़्यादा पैसे की लालच भी रहती थी। लुई 15वें के समय में गांव से संबंध सिर्फ इतना ही था कि जाकर के वो टैक्स वसूलें, और बाकी कोई प्रकार का मतलब नहीं है। अकाल पड़ने पर राज्य पूरी तरीके से शांत रहता था, शिथिल रहता था, उसको कोई मतलब ही नहीं रहता था। मैंने बताया कि आप दिल्ली सल्तनत में, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब अकाल पड़ता था ना, तो सल्तनत के राजा शायद मोहम्मद बिन तुगलक हैं कि फिरोज शाह तुगलक है, मुझको कंफर्म नहीं आ पा रहा है, नहीं फिरोज शाह तुगलक हैं, जिनको हम FST कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक। इसने ऋण बांटा था, और उस ऋण का नाम है तकावी। हाँ, तकावी ऋण बांटा था उसने, किस व्यवस्था को दूर करने के लिए? किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो फलता कृषि की अवनति हुई, खेती की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, व्यापार की दशा भी खत्म होती चली जा रही है। दोषपूर्ण अर्थ विभाजन में हमने बात किया कि यहाँ पर दो प्रकार के लोग रह रहे हैं, धनी और दरिद्र प्रकार के लोग रह रहे हैं, ठीक है। उच्च वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार जो मिला हुआ है, उस विशेषाधिकार का खूब उपयोग कर रहे हैं। वो समय समय पर राजा जो युद्धों में व्यस्त होता था उसमें उसकी सहायता करते थे। चर्च का धार्मिक कर्तव्य है कि पूजा पाठ करना, वो अपने धार्मिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, वो जाकर के भोग विलास में डूबा हुआ है। तत्कालीन दार्शनिकों ने जब इस तरफ लेख लिखा तो लोगों के अंदर चेतना का संचार हुआ। तीसरा पॉइंट, मैंने व्यापार की व्यवस्था के बारे में बात किया। व्यापार प्रणाली भिन्न भिन्न है, एक तरफ बाट माप में अंतर है, नापने तौलने की विधि हर जगह अलग अलग है, कई जगह चुंगी वसूल की जा रही है। जो मिल मालिक है उनको तो फायदा हो रहा है, लेकिन पूरी इस व्यवस्था में परिश्रमी लोगों को बहुत नुकसान करना पड़ रहा है। मैंने आपको ये भी बताया कि जो उसमें दोषपूर्ण अर्थ विभाजन में जो पहला पॉइंट आपकी किताब में दिया गया है, उसमें बताया मैंने कि थोड़ा सा मैं उसको स्किप कर गया था अपने दिमाग से, कि दोषपूर्ण अर्थ विभाजन में परिश्रमी लोग परिश्रम करके जो 80% पैसा है वो चर्च की तरफ जा रहा है, जागीरदार के पास जा रहा है, राज्य के पास जा रहा है, 80% पैसा इन्हीं के पास जा रहा है। तो इतना कर विभाजन इतना दोषपूर्ण है। तो व्यापार में मैंने बात की है कि लुई 15वें के समय में से ही लुई 15वें के समय से ही नहीं, हाँ, मैं जो बिंदु पर चर्चा कर रहा था कि किस बिंदु पर चर्चा कर रहा था, व्यापार की दशा के बारे में बात कर रहा था कि जो मिल मालिक हैं वो बहुत पैसा पा रहे हैं, बाकी ये जो मजदूर वर्ग के लोग हैं यानी व्यापारिक वर्ग के लोग हैं, और वो जब एक सामान को लेकर के दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो विभिन्न प्रकार की चुंगी वसूल कर लिया जा रहा है उनसे। तो इस प्रकार से उनका व्यापार में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो जब व्यापार पर इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो व्यापारिक व्यवस्था पूरी तरीके से शिथिल पड़ जाएगी। ऋण का भार हमने एक पॉइंट पे चर्चा की, उसमें मैंने यही बताया कि राज्य और राजा का अलग अलग कोई आय का साधन ही नहीं था, और राजा दिल खोल करके खर्च करता था, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता था भोग विलास ऐशो आराम में। कोई बजट की फ्रांस के समय में व्यवस्था नहीं थी। लुई 15वें के समय में ही
उसके जो कृपा पात्र लोग थे उसको पेंशन दिया गया, और पेंशन लेने के लिए बाकायदा ऋण ले लिया गया। एक तरफ वो तो कराह रहा है कर्ज के बोझ में, और इनको खुश करने के लिए ऋण दिया जा रहा है। ठीक है, 60 करोड़ का ऋण आया, जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में फ्रांस का बहुत पैसा खर्चा हुआ, $60 करोड़ का नुकसान हुआ है वहाँ पे। इनको $2.5 करोड़ का ब्याज चढ़ रहा है प्रति वर्ष की दर से। इन सबको दूर करने के लिए राष्ट्रीय सभा बुलाई जाती है। राष्ट्रीय सभा ने उस समय जो जागीरदारी प्रथा थी उसको पूरी तरीके से खत्म किया। जो काम राष्ट्रीय सभा ने कुछ ही दिनों में कर दिया था, वही काम ये कई सालों में नहीं राजा कर पाया था। तो इस प्रकार से जब स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती है, तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं, मैंने चर्चा भी किया। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फ्रांस की क्रांति में आपको बताऊँ, फ्रांस की क्रांति, जर्मनी की क्रांति और आप में क्या है, इटली की क्रांति। इन तीनों क्रांतियों से आपके एग्जाम में कम से कम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस पाठ से बहुविकल्पी, दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी मिला करके कम से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें कम से कम 20 ऐसी डेट हैं जिनको आपको याद करना है, 25। अगर आपको लगता है कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो 20 से 25 डेट हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपका भारत में जो 1885 से लेकर के 1942 भारत छोड़ो आंदोलन है, इसको ही अगर कोई पढ़ के चला जाएगा तो यहाँ से आपको कम से कम 20 नंबर तक के मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ से अगर दीर्घोत्तरी में क्वेश्चन बना तो 6 या 8 नंबर का जाएगा। दो नंबर यहाँ से मैप में आते हैं। ठीक है, कम से कम 2 नंबर या 3 नंबर बहुविकल्पी में आ जाएंगे। तो 3, 2, 5 नंबर तो यही हो गया। एक क्वेश्चन तो गांधी जी के अगर आंदोलन से पूछा जाता है, वो 3 नंबर 4 नंबर का आएगा। ठीक है, उसी में बंगाल विभाजन ये सब पूछ लिया। तो ये ऐसे नंबर हैं जो आपके फ्री के नंबर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले पॉइंट पे चर्चा बाद में करेंगे। धन्यवाद।